डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यानी डीएमए के लिए हमें सी लैंग्वेज में 4 फंक्शन मिलते हैं और इन 4 फंक्शन का यूज़ करके हम डीएमए करते हैं यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए जो हम लोग फंक्शंस यूज़ करेंगे उसके लिए हमें ये हेडर फाइल यूज़ करनी होगी stdlib.h। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं malloc फंक्शन। malloc फंक्शन को एक साइज़ दिया जाता है कि हाँ इस साइज़ का आपको ब्लॉक बनाना है, तो उस साइज़ का वो एक सिंगल ब्लॉक बनाता है। तो सिंटैक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंटर एक होता है, malloc फंक्शन को साइज़ दे दिया गया, उस साइज़ का ब्लॉक बनाता है और जिस डेटा टाइप का है ये, जिस डेटा टाइप के लिए इसने मेमोरी साइज बनाया है उसी टाइप का पॉइंटर इसको टाइप कास्ट करके और इसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो उस एड्रेस को कर लेगा स्टोर। तो malloc फंक्शन साइज क्रिएट करता है और उसके बाद फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो पॉइंटर एड्रेस है वो रिटर्न कर देता है, जिसे हम यहाँ पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। और अगर किसी रीज़न से मेमोरी क्रैक हो गई है या इनसफिशिएंट मेमोरी है या कोई और प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, किसी रीज़न से malloc फंक्शन अगर मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाता, एलोकेशन नहीं कर पाता, तो फिर वो नल रिटर्न करता है। तो ये हम प्रोग्राम में भी देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, तो malloc फंक्शन यहाँ पे हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि कितनी वैल्यू स्टोर करनी। जैसे यूजर ने कहा n वैल्यूज यानी 4 वैल्यूज, तो साइज ऑफ इंट, अब हमें जो ब्लॉक क्रिएट करना है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि 4 वैल्यू स्टोर करनी है तो 4 वैल्यूज में हर वैल्यू को कितना साइज चाहिए, जो उस डेटा टाइप का साइज होगा उतना ही साइज चाहिए। तो इसलिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के यहाँ पे डेटा टाइप पास किया है कि जो इंटीजर का साइज है उसी के अकॉर्डिंग n को मल्टीप्लाई करना और उतने ब्लॉक यानी उतने बाइट का एक सिंगल ब्लॉक बना देना। फिर malloc फंक्शन जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना उसका एड्रेस। तो malloc फंक्शन का हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का n, जिसमें हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि वो कितनी वैल्यूज़ इनपुट करने वाला है, कितनी वैल्यू स्टोर करनी है उसको। उसके बाद एक पॉइंटर बनाया है इंटीजर टाइप का। यहाँ पे हमने मैसेज दिया यूज़र को कि एंटर करिए कितनी वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी है, तो वो जो भी एंटर करेगा वो हम n में कर लेंगे स्टोर। इसके बाद हमें malloc फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे पास करना है क्या, साइज़। तो कितना साइज़ चाहिए, हमने अभी पढ़ा है कि malloc फंक्शन एक सिंगल ब्लॉक बनाता है जो भी साइज़ दिया जाएगा। तो क्योंकि यूज़र को n वैल्यूज़ स्टोर करनी है, तो अब n वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर टाइप की हैं और इंटीजर का साइज़ यहाँ पे निकाल लीजिए, साइज़ ऑफ ब्रैकेट में लिखे इंट। तो साइज़ ऑफ क्या करेगा, इंटीजर का साइज़ निकाल देगा। अब उस साइज़ के कितने ब्लॉक बनाने हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि उतनी वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है, n वैल्यूज़ किस साइज़ की, जो इंट में है उस साइज़ की। तो यहाँ से साइज़ निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा n से और टोटल साइज़ निकल आएगा कि एक्चुअल में हमें कितने बाइट की मेमोरी चाहिए। इसके बाद इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर टाइप के पॉइंटर से, जो भी इसका एड्रेस आएगा वो इंटीजर टाइप के पॉइंटर में जा रहा है, इसलिए इसको टाइप कास्ट कर दिया। तो ये malloc फंक्शन यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देगा इस साइज़ की। malloc फंक्शन या डीएमए में जो भी फंक्शन यूज़ हो रहे हैं उनके लिए हेडर फाइल ज़रूरी है, तो आप ये हेडर फाइल लगा लीजिएगा stdlib.h। इसके बाद यहाँ पे आप आइए, अब हम क्योंकि हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो चुकी है तो हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं कि आप एंटर करिए क्या, वैल्यूज़ एंटर, और कितनी वैल्यूज़, %d लगाइए, वैल्यूज़ कॉमा करके n लिख दीजिए। तो n जो यूज़र ने इनपुट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा कि इतनी वैल्यूज़ आप इनपुट करिए। तो यूज़र इनपुट करेगा। अब क्योंकि n मतलब कई वैल्यूज़ हैं तो हमें लूप लेना पड़ेगा एक, तो लूप हमने लगाया 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल कहाँ तक गए, n तक, और i को प्लस प्लस करा देते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे हम scanf फंक्शन लगा देते हैं, %d, और यहाँ पे पॉइंटर लिख देते हैं। तो एक एक करके वैल्यूज़ आती जाएंगी और स्टोर होती जाएंगी। तो क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो मेमोरी के फर्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो फर्स्ट ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। अब सेकेंड ब्लॉक में जाने के लिए पॉइंटर को कराना पड़ेगा जंप।
तो हमने कर दिया प्लस प्लस, तो वो जंप करके अगले ब्लॉक पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने आई को यूज़ किया है तो आई को ऊपर डिक्लेयर भी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, योर वैल्यूज आर। अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमें फिर से लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि कई सारी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे printf देते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ptr पॉइंटर था वो मेमोरी के फर्स्ट ब्लॉक को कर रहा था पॉइंट। अब क्योंकि हमने उसको जंप कराया था तो जंप कर करके वो लास्ट ब्लॉक पे पहुंच गया होगा। एक एक करके जंप कर रहा था तो ये कहाँ पहुंच गया, लास्ट ब्लॉक पे। तो अभी ptr किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेमोरी की सबसे लास्ट वाली वैल्यूज को। तो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी अगर हम ptr लगाते हैं। तो सारी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हम या तो ptr को प्रिंट करके और फिर ptr को माइनस माइनस करें, तो ptr क्या करेगा, एक एक करके पीछे जाएगा जंप करके और सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर हम एक लूप लगा के पहले सिर्फ ptr को जंप कराएं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें ptr माइनस माइनस, कितनी बार चलेगा, nth टाइम। तो इतनी बार माइनस माइनस चलने से क्या होगा, ये पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में और उसके बाद फिर लूप लगा के हम ptr को प्रिंट करें। तो स्टार्टिंग में पहुंचाने के बाद हम एक एक करके प्रिंट करेंगे तो फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। या फिर इसका एक आसान तरीका और है, यहाँ पे करिए एक और पॉइंटर बना लीजिए, पॉइंटर pqr, और जब ptr में एड्रेस आया था तो वहीं पे pqr में उसका एड्रेस रख दीजिए। तो जो एड्रेस ptr में है वही pqr में भी है। तो ptr तो ब्लॉक के लास्ट ब्लॉक में पहुंच चुका है लेकिन pqr अभी भी फर्स्ट ब्लॉक में है। तो प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक से प्रिंट कराना है, तो हम यूज कर सकते हैं pqr पॉइंटर को। अब क्योंकि वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए एस्ट्रिक लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने के लिए pqr को कर देते हैं प्लस प्लस। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसको रन कराते हैं, प्रिंट में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे कह रहा है कितनी वैल्यूज आपको इनपुट करनी है, हमने कहा 5 वैल्यूज इनपुट करनी। तो इंट का साइज मान लीजिए 2 बाइट का है तो 5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 10 बाइट का एक सिंगल ब्लॉक बन गया होगा। मैलॉक ने एड्रेस रिटर्न किया होगा इंटीजर पॉइंटर टाइप का, तो ptr में स्टोर हुआ। अब कह रहा है कि 5 वैल्यूज इनपुट करिए, तो हमने कहा 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी 5 वैल्यूज हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये देखिए यो वैल्यूज आर 10, 20, 30, 40 और 50, तो स्टोर भी हो गई, उसके बाद प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप दोबारा प्रोग्राम को रन करा के आप 10 वैल्यू इनपुट करिए, 2 वैल्यू इनपुट करिए। इसी को हम डायनामिक एलोकेशन कह रहे हैं कि रन टाइम पे हम अलग अलग साइज दे करके अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कैलॉग फंक्शन को यूज कर सकते हैं।